हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम बॉल मिल के टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड, आज का टॉपिक लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी इनमें इंक्लूड किया हुआ है जो कि आप लोगों को बॉल मिल को समझने के लिए ज़रूरी होंगे। तो आप लोग वीडियो से लास्ट तक बने रहेंगे फ्रेंड, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल पाएगी। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम समझेंगे बॉल मिल क्या होता है, व्हाट इज बॉल मिल, पार्ट्स एंड मिल डिजाइन, बॉल मिल यूजेस, बॉल मिल लुब्रिकेशन सिस्टम, बॉल मिल इंचिंग डिवाइस एंड कोल एंड एयर पाथ। फ्रेंड, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का टॉपिक। फ्रेंड, आज का टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है बॉल मिल। फ्रेंड, बॉल मिल हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टाइप का एक ग्राइंडिंग डिवाइस होता है जिसमें ग्राइंडिंग मीडियम के रूप में हम स्टील या सिरेमिक बॉल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मटेरियल को पीसने के लिए यहाँ पर एक इम्पैक्ट जनरेट किया जाता है जिससे कोर्स मटेरियल फाइन मटेरियल में टूट जाते हैं। फ्रेंड, सेकंड इसमें हम बात करते हैं डिजाइन और पार्ट नेम। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ये कैप्सूल की तरह दिखाई देता है जो कि कई टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम गर्थ गियर और पिनियन टाइप के बॉल मिल के बारे में जानेंगे क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो पावर प्लांट में इस मिल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये बॉल मिल का आप ड्राइंग देख रहे हैं। ड्राइंग में आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टाइप का ये हॉरिजॉन्टल जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बॉल मिल कहलाता है। बॉल मिल का ये अपर शील्ड कहलाता है। इसके ऊपर ये गर्थ गियर है जो कि इस शील्ड को घुमाने का काम करता है। इसके नीचे ये RGB लगा होता है जिसे रिड्यूसिंग गियर बॉक्स कहा जाता है, जो कि मोटर के थ्रू ऑपरेटिव होता है। इसका जो RPM होता है फ्रेंड, ये 15.3 RPM के आसपास का होता है और मोटर का जो RPM है फ्रेंड, ये 985 RPM होता है। इस 985 RPM को ये जो RGB होता है ये 15.3 RPM में रिड्यूस कर देता है, इसीलिए इसे रिड्यूसर गियर बॉक्स कहा जाता है। और दोनों मिल के ये साइड साइड में आपको जो दिख रहे हैं फ्रेंड, ये जनरल बेरिंग कहलाते हैं। ये इन्हीं जनरल बेरिंग के थ्रू ये रोटेट होता रहता है, इसी से इस मिल को सपोर्ट मिलता है। और आप यहाँ पर राइट साइड में देखिए फ्रेंड, ये आपको कुछ अलग से डिजाइन दिख रहा है, ये रिबन कहलाते हैं। ये जो रिबन होते हैं फ्रेंड, ये स्टील के प्लेट होते हैं जिसे कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि मिल के घूमने पर जो यहाँ पर कोल्ड फीड होता है ये सीधा अंदर की ओर ही जाएगा। आप यहाँ पर 3 लाइन देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें से ये सबसे बाहर वाली जो लाइन है ये कोल इनलेट की लाइन है और इसके बीच में ये कोल आउटलेट की लाइन होती है और इसके किनारे ये जो एयर की डक्ट लगा होता है जो कि मिल के हॉट एयर बॉक्स से आकर कनेक्ट हो जाता है। और मिल के डी साइड में ही फ्रेंड यहाँ पर एक इंचिंग मोटर लगा होता है। इस इंचिंग मोटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस मिल के इंटरनल सरफेस को अगर आप देखें तो इसके इंटरनल सरफेस में 2 तरह के लाइनर्स लगे होते हैं। इन लाइनर्स का जो वर्क होता है फ्रेंड, ये मिल के इंटरनल बॉडी को वेयर एंड टियर होने से मतलब घर्षण से बचाने के लिए इन लाइनर्स को लगाया जाता है। इनमें 2 तरह के लाइनर्स होते हैं फ्रेंड, एक स्टेप लाइनर कहलाता है और दूसरा क्लासीफाइंग लाइनर कहलाता है। और इसके अंदर में छोटे छोटे स्टील के कुछ इस तरह के बॉल होते हैं जो कि अलग अलग साइज में होते हैं। इसे ये 50 mm, 40 mm, 30 mm के अराउंड इनका साइज होता है। ये ग्राइंडिंग मीडिया कहलाते हैं। फ्रेंड, अब देखते हैं थर्ड हम यूजेस। फ्रेंड, यूजेस में हम देखते हैं इन तरह के जो मिल होते हैं इनका जो यूज़ होता है ये पहले चकमक पत्थर को पीसने के लिए किया जाता था। बाद में इनकी डिजाइन को काफ़ी इम्प्रूव किया गया, इनमें काफ़ी सुधार किए गए। इसके बाद आज बड़े पैमाने पे इनका जो उपयोग है ये किया जाता है। इनका करने का कारण ये भी होता है कि इनमें पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर पॉल्यूशन इसमें होता है। फ्रेंड, इनका जो यूज़ है मशीनरी माइनिंग में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, केमिकल उद्योग में किया जाता है और आपका पावर प्लांट में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में भी इनका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इसमें एक खास चीज़ होती है जो आपको जाननी चाहिए। इनका जो लेंथ होता है और इनका जो डायामीटर होता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम डिफरेंस रखते हैं, एक दूसरे से बहुत ही कम अंतर इनका होता है। फ्रेंड, अब फोर्थ हम देखते हैं यहाँ पर बॉल मिल का ल्यूब्रिकेशन। फ्रेंड, बॉल मिल क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बॉल मिल है
और इसमें लुब्रिकेशन भी कई जगहों पर दिया जाता है, क्योंकि इनमें बेरिंग का यूज ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लुब्रिकेशन की जरूरत भी हमें ज्यादा पड़ती है। सबसे पहले जो मिल मोटर होता है, जिसके थ्रू मिल हम घुमा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, इसकी लुब्रिकेशन के लिए, मतलब इसके डी और एनडी साइड में यहाँ पर बेरिंग की कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए हम यहाँ पर एलओपी सिस्टम का यूज करते हैं। इस एलओपी सिस्टम में दो पंप होते हैं, एक कूलर होता है, फिल्टर होता है, ये पूरा फ्रेंड एक लूब और लिक्विड होता है जो कि मिल मोटर की लुब्रिकेशन के लिए होता है। इसमें 46 प्राइम ऑयल ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। अब है फ्रेंड जनरल बेरिंग ऑयल लुब्रिकेशन। आप फ्रेम में देखिए, ये मिल का जनरल बेरिंग होता है। मिल के दोनों साइड में जनरल बेरिंग लगे होते हैं। इन दो जनरल बेरिंग्स की कूलिंग के लिए यहाँ पर एलओपी सिस्टम लगा होता है। फ्रेंड इसमें भी वो सेम सारी चीजें होती है, कूलर होता है, एलओपी पंप होता है, फिल्टर लगा होता है। तीसरा होता है फ्रेंड गर्थ गियर लुब्रिकेशन। ये जो आप इतना बड़ा ये जो गियर आप देख रहे हैं, ये गर्थ गियर कहलाता है फ्रेंड। और गर्थ गियर के लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पर स्प्रे सिस्टम होता है। ये न्यूमेटिक टाइप का पंप यहाँ पर लगा होता है, जो कि एयर के प्रेशर के थ्रू यहाँ पर ऑयल का स्प्रे इसमें किया जाता है। फ्रेंड इसकी टाइमिंग सेट कर दी जाती है कि 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या आधे घंटे में इनका स्प्रे किया जाता है। और शिफ्ट में एक बार ये इनो नोजल्स लगे होते हैं, इनमें स्प्रे कराकर देखा भी जाता है मैनुअली कि तीनों ही स्प्रे प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी चेकिंग की जाती है। फोर्थ होता है फ्रेंड एचपी पंप। ये एचपी पंप ये एचपी जैकिंग ऑयल पंप कहलाता है। जब हम मिल को स्टार्ट करते हैं उस समय हमारे जैकिंग के लिए इस एचपी पंप को चलाया जाता है। और ये एचपी पंप कुछ टाइम के बाद में 20 मिनट आधे घंटे इस तरह के टाइमिंग के बाद में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और उसी तरह जब हम मिल को स्टॉप करते हैं तभी ये जैकिंग ऑयल पंप स्टार्ट हो जाता है। और फिफ्थ फ्रेंड इंचिंग मोटर। तो फ्रेंड इंचिंग मोटर क्या होता है? बॉल मिल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, इसको भी समझते हैं फ्रेंड। एक इंचिंग मोटर होता है, जो कि इंचिंग मोटर ये मेन मोटर के डी साइड के आसपास ही इसे लगाकर रखा जाता है, जो कि मिल मोटर को डिसंगेज करने के बाद में इस इंचिंग मोटर को इंगेज कर दिया जाता है, जिससे कि ये मिल को धीरे धीरे घुमाता रहता है। और क्योंकि धीरे धीरे घुमाने से मिल के अंदर जो लाइनर्स लगे होते हैं और जो बॉल्स होते हैं, इनके बीच में घर्षण भी कम होता है, जिससे कि वियर एंड टियर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा, इसका जो वर्क होता है फ्रेंड, अगर हमें मिल की सही पोजीशनिंग करनी है, मतलब हमें किसी एक खास पोजीशन पर लाकर मिल को छोड़ना है, इसके लिए भी हम मिल को रोटेट इससे करा लेते हैं। फ्रेंड मिल के इंचिंग मोटर का ये वर्क होता है कि क्यों हम इंचिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं मिल में। अब इसमें 6 होता है फ्रेंड कोल एंड एयर पाथ। तो फ्रेंड हम देखते हैं सबसे पहले कोल पाथ को। सबसे पहले हमारा जो कोल होता है ये बंकर में स्टोर हो जाता है। बंकर से स्टोर होने के बाद में यहाँ पर 2 कोल फीडर लगे होते हैं एक कोल मिल के लिए। और ये जो दोनों कोल फीडर होते हैं, ये मिल के दोनों साइड में एक एक की संख्या में कोल को एंट्री कराया जाता है इनके थ्रू। और मिल में जिस जगह पर कोल इंटर हो रहा होता है, यहाँ पर एक स्क्रू फीडर छूट लगा होता है, जिसके अंदर में मैंने आपको रिबन बताया था। ये रिबन के शेप में यहाँ पर स्टील प्लेटें लगी होती है, जो कि मिल के रोटेशन के साथ कुछ इस तरह का डायरेक्शन तैयार करती है, जिससे कि जो कोल होता है ये बाहर न जाके मिल के अंदर ही जाता है। अब फ्रेंड बात करेंगे एयर पाथ की। फ्रेंड आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जो हमारा कोल मिल होता है, इस कोल मिल के लिए हॉट एयर पीएफएन से लेते हैं। हॉट एयर का जो यूज होता है फ्रेंड, ये मिल में जो कोल होता है इसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज होता है। मिल के अंदर जो कोल है इसे सुखाने के लिए इसका उपयोग होता है। और जो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो कि फर्नेस में कंबशन के लिए जरूरी होता है, इसे भी फर्नेस तक पहुंचाने का वर्क करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिए, ये पीएफएन है। पीएफएन के पहले एक एयर की टेपिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कोल्ड एयर कहलाता है। और इसके ऊपर जब हम आगे और बढ़ेंगे तो ये एपीएच है हमारा। ये रोटरी टाइप का एपीएच होता है। मैंने एपीएच के लिए भी एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, जहां पर आप रोटरी एपीएच के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसके ऊपर एपीएच से क्रॉस हो जाने के बाद में एयर हॉट एयर कहलाने लगता है। हॉट एयर बनने के बाद में इसके आगे में एक एचएजी होता है, जो कि हॉट एयर गेट कहलाता है। इसके साथ में एक एचएडी होता है, जो कि हॉट एयर डेम्पर होता है। उसी तरह ये जो कोल्ड एयर मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी सीएजी और सीएडी
होता है, जो कि कोल्ड एयर डिम्पर, कोल्ड एयर गेट कहलाता है फ्रेंड। बाद में फ्रेंड ये आगे जाकर एक ही हो जाते हैं, क्योंकि हमें मिल में डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोल्ड एयर मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि एपीएच से निकलने के बाद जो हमारा हॉट एयर होता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 280 290 डिग्री के अराउंड होता है, जो कि हमें मिल में इनलेट के लिए 260 250 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है, और मिल आउटलेट के लिए हम 70 डिग्री के अराउंड कोल का टेम्परेचर रखते हैं। और ये कोल्ड एयर और हॉट एयर जब मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ में, तब ये मिक्स एयर कहलाता है। और ये जो मिक्स एयर डिम्पर है फ्रेंड, ये आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है, ये जाकर मिल के दोनों साइड में हॉट एयर बॉक्स बना होता है, जो कि मिल के डी एंड डी दोनों साइड में जाकर बढ़ जाते हैं, और दोनों साइड से यहाँ पर एंट्री होती है एयर की। साथ ही फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर हमने पीएफएन का जो एयर प्रेशर है यहाँ पर मिल में लिया हुआ है, और पीएफएन का जो एयर प्रेशर होता है ये 12 केपीए के अराउंड होता है। ये जो 12 केपीए का जो प्रेशर होता है फ्रेंड, ये ज़्यादा प्रेशर है, तो इसे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये मिल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर क्या करेगा कि जिस जगह से भी इसे निकलने का जगह मिलेगा, ये उस जगह से निकलने की कोशिश करेगा, या तो बेरिंग में डस्ट पार्टिकल को बिठा देगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम सील एयर का उपयोग करते हैं, जो कि बेरिंग एरिया में और मिल के डी एंड डी में जाकर इस एयर को बाहर निकलने से रोकता है, क्योंकि जो सील एयर का प्रेशर होता है ये पीए के प्रेशर से ज्यादा होता है, मतलब ये 14 से 15 केपीए के अराउंड होता है, जो कि पीए के प्रेशर को बाहर निकलने से रोकता है। और जो बाहरी हवा होता है इसे भी मिल के अंदर में घुसने से सील एयर रोकने का काम करता है फ्रेंड। और इस सील एयर की एक टेपिंग कोल फीडर में, मतलब हमने जो एक मिल के लिए 2 कोल फीडर लिया हुआ है, तो इस कोल फीडर में भी एक एक की संख्या में जाकर ये सील एयर सीलिंग का काम करता है, जिससे कि जो मिल का जो हॉट एयर होता है ये कोल फीडर के रास्ते बंकर तक न जा पाए। अगर ये कोल फीडर के रास्ते बंकर तक जाएगा तो यहाँ पर कोल में फायर लगने के चांसेस बने रहेंगे फ्रेंड। अब फ्रेंड हमारे कोल मिल में कोल आ चुका, एयर आ चुका, हमने डिजायर टेम्परेचर मेंटेन किया, डिजायर प्रेशर मेंटेन किया, इसके बाद हमें कोल को मिल से अब बाहर निकलना है, क्योंकि जैसे जैसे हम कोल और एयर लेते जाएंगे तो ये तो कंटिन्यू एक सर्कुलेशन होता है कि मिल से हमारा जो कोल होता है ये फर्नेस के लिए जाता रहता है। अब जिस तरह से मिल में एक कोल पाइप आया हुआ है एक एक की संख्या में, मतलब 1+1, ये मिल के दोनों साइड में घुसा हुआ है, तो उसी तरह ये मिल में दोनों साइड से 1+1 की संख्या में कोल डिस्चार्ज भी होता है, जो कि क्लासीफायर में चला जाता है। और यहाँ पर क्लासीफायर एक एक की संख्या, मतलब एक मिल के लिए 2 क्लासीफायर में जाकर दोनों कोल पाइप इंटर करते हैं फ्रेंड। ये जो क्लासीफायर होता है ये स्टैटिक टाइप का क्लासीफायर होता है, जहाँ पर क्लासीफायर की सेटिंग को अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर बीएमडी को हमें भेजना होता है। अगर किसी कारण से अगर हमारा कोल का जो फाइंड्स है अगर सही नहीं आ रहा है उस कंडीशन पर फ्रेंड, क्लासीफायर का जो वर्क होता है फ्रेंड, एक डिजायर साइज के कोल फाइंड्स को ये अपने से में से गुजरने देता है, और बाकी को फिर से उन्हीं कोल पाइप के थ्रू ये नीचे आ जाता है। एक क्लासीफायर से फ्रेंड 2 कोल पाइप निकलता है, जो कि फर्नेस के 2 कॉर्नर को कवर करता है। अब क्योंकि एक मिल में 2 क्लासीफायर और एक क्लासीफायर से 2 कोल पाइप, मतलब 4 कोल पाइप हमारे एक कोल मिल से निकल रहे हैं, जो कि चारों कॉर्नर को कवर करते हैं। और सील एयर की जो टेपिंग होती है फ्रेंड, ये इसी कोल्ड एयर से ली जाती है, क्योंकि जो सीलिंग हम करते हैं ये कोल्ड एयर से करते हैं, क्योंकि ये बेरिंग की कूलिंग के लिए भी होता है, तो ये कूलिंग का भी वर्क करता है, इसलिए हम कोल्ड एयर के थ्रू ही इसकी सीलिंग कराते हैं फ्रेंड। अब बात करेंगे बॉल की, क्योंकि मिल के अंदर में कोल का जो पीसने का काम करता है ये बॉल के थ्रू होता है। मिल के अंदर में 3 तरह के बॉल हम यूज करते हैं, 50 mm, 40 mm और 30 mm। तो फ्रेंड मिल में ये 3 तरह के बॉल का यूज किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? मिल में हम अगर एक ही तरह के बॉल डालें तब क्या होगा, इसको समझते हैं फ्रेंड। यहाँ पर 3 तरह के बॉल का यूज इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े साइज के बॉल होते हैं ये इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट करते हैं, मतलब ये एक मिल के साथ में एक सर्टेन डिग्री तक जाते हैं, सर्टेन डिग्री तक पहुंचने के बाद में ये फॉल कर जाते हैं। फॉल होने पर ये मटेरियल के ऊपर गिरता है, जिससे कि एक इम्पैक्ट फोर्स जनरेट होता है, जिससे कि मटेरियल टूट जाता है टुकड़ों में। यहाँ पर कोल को जो तोड़ने का काम होता है ये कैट्रैक्टिंग मोशन में होता है, मतलब एक सर्टेन डिग्री तक हमारा जो बॉल है ये ऊपर गया, उसके बाद में ये कोल के टुकड़ों पर
ये गिर गया, जिससे कि कोल के जो बड़े पीस होते हैं ये टूट जाते हैं। दूसरा जो वर्क होता है फ्रेंड, बड़े बॉल होते हैं ये मटेरियल को एक साथ मिलाने का भी काम करते हैं, जिससे कि ये एक साथ मिल जाएंगे तब ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड छोटे बॉल्स की, जैसे कि 40 mm 30 mm के जो बॉल होते हैं। यहाँ पर छोटे बॉल में जो एक्शन होता है फ्रेंड, मतलब कैस्केडिंग टाइप का, मतलब दो बॉल के बीच में जो मटेरियल्स होते हैं ये आपस में घर्षण होता है, जिससे कि इनका जो साइज होता है धीरे धीरे ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस में, मतलब फाइन्स में ये टूट जाते हैं। और जो छोटे बॉल होते हैं फ्रेंड, ये इनका जो कांटेक्ट होता है ये ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करते हैं, जिससे कि ये कोर्स मटेरियल होते हैं ये फाइन्स मटेरियल में टूट जाते हैं फ्रेंड। इसलिए हम यहाँ पर 3 तरह के बॉल का यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड। क्योंकि हमारा मिल रोटेशन पर है, साथ में ये ग्राइंडिंग का वर्क हो रहा है, इसके अंदर में लाइनर्स का हम उपयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 तरह के लाइनर का उपयोग किया जाता है। पहला होता है फ्रेंड क्लासीफाइंग लाइनर, दूसरा होता है स्टेप लाइनर। इन लाइनर्स के अलग अलग वर्क होते हैं फ्रेंड। और क्योंकि रोटेशन के साथ साथ में इन लाइनर्स में भी वियर एंड टियर होता रहता है, इसलिए इन लाइनर्स को भी एक सर्टेन टाइम के बाद में चेंज कर दिया जाता है, नहीं तो ये मिल का जो इंटरनल बॉडी होता है इसे डैमेज कर देगा, इसके लाइफ को कम कर देगा फ्रेंड। लेकिन ये जो मिल का रोटेशन होता है फ्रेंड, ये क्रिटिकल स्पीड से कम होना चाहिए। जो क्रिटिकल स्पीड होता है ये मिल का फुल आरपीएम होता है, जो कि अगर हमारा जो मिल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15.3 यहाँ पर इसका आरपीएम है, तो ये 15.3 आरपीएम से भी ये प्लस में घूम सकता है, मतलब 18 to 19 आरपीएम पर ये चल सकता है, क्योंकि ये मिल का क्रिटिकल स्पीड होता है फ्रेंड। किसी मिल क्रिटिकल स्पीड में चलेगा तो बॉल होते हैं ये मिल के साथ साथ उसकी दीवार पर चिपक जाएंगे और चिपक कर ये घूमने लगेंगे, मतलब ये ग्राइंडिंग का वर्क यहाँ पर सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए मिल की स्पीड को हम क्रिटिकल स्पीड से कम रखते हैं, मतलब 20 to 80% के अराउंड यहाँ पर रखा जाता है फ्रेंड। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड पर हम मिल को क्यों नहीं चला सकते। क्रिटिकल स्पीड में फ्रेंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण जो बॉल्स होते हैं ये मिल की दीवार पर ही चिपक कर घूमने लगते हैं, जिसके कारण जो हम ग्राइंडिंग प्रोसेस कर रहे हैं मिल के अंदर में ये नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मिल को क्रिटिकल स्पीड पर नहीं चलाते, क्रिटिकल स्पीड से थोड़ा सा कम, मतलब अगर 18 के आसपास अगर इसका क्रिटिकल स्पीड है तो इसे 15.3 15 के अराउंड हम इसको चलाएंगे फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।